हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में अभी हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 6 एडोलेसेंस अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज इस चैप्टर को पूरा समझेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्लांट के लाइफ के बारे में दिया गया है। प्लांट की लाइफ कैसे रहती है। तो ए प्लांट्स लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम अ सीड। जो प्लांट की लाइफ है ये सीड के साथ शुरू करती है। इफ द सीड्स गेट इनफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर इट जर्मिनेट्स। जब सीड को इनफ न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिलता है तो ये जर्मिनेट करता है, यानी कि ग्रो करता है। द सीड ग्रोज इनटू अ स्मॉल प्लांट। और अब जब सीड ग्रो करता है तो वो एक स्मॉल प्लांट बन जाता है, जिसे हम सैपलिंग भी कहते हैं। स्लोली इट ग्रोज बिगर। धीरे धीरे वो बड़ा होता है। इट हाइट इंक्रीजेज। इसकी जो हाइट होती है ये इंक्रीज होती है। मोर लीव्स अपीयर। और भी ज़्यादा पत्ते आते हैं। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो। फ्लावर्स और फ्रूट भी धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं। एंड न्यू सीड्स फॉर्म इन द फ्रूट्स। और फ्रूट्स में नए सीड्स बनने लगते हैं। दीज न्यू सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। और ये जो नए सीड्स होते हैं ये फिर नए प्लांट बन जाते हैं। ए स्मॉल प्लांट कैन नॉट मेक इट्स ऑन सीड्स इमिडिएटली। जो स्मॉल प्लांट होता है वो खुद से सीड को तुरंत नहीं बना पाता है। इट नीड्स टू ग्रो अ बिग फर्स्ट। पहले उसे बड़ा होना होता है। तो हमने यहाँ पे प्लांट के लाइफ को समझा और ये भी समझा कि जो स्मॉल प्लांट होते हैं ये इमिडिएटली सीड्स ग्रो नहीं करते, पहले वो बड़े होते हैं। अब हम यहाँ पे एनिमल्स के लाइफ साइकिल को समझेंगे। तो एनिमल्स ऑल्सो नीड टू ग्रो एंड रीच मेच्योरिटी टू रिप्रोड्यूस। जिस प्रकार से प्लांट पहले बड़ा होता है फिर वो सीड्स देता है, सेम एज इट इज एनिमल्स भी पहले ग्रो करते हैं, मैच्योरिटी तक पहुंचते हैं और फिर वो रिप्रोड्यूस करते हैं। जो रिप्रोडक्शन होती है एनिमल्स में ये दो प्रकार से होती है। एक होते हैं एग लेइंग एनिमल्स, यानी जो अंडे देते हैं। दूसरा होता है एनिमल जैसे कि ह्यूमन, ये डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ करते हैं, यानी कि जन्म देते हैं। इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में यंग वंस ग्रेजुअली ग्रो एंड डेवलप ओवर टाइम। जो यंग वंस होते हैं यानी कि जो बेबी होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं और ओवर द टाइम ये डेवलप होते जाते हैं। अब आगे यहाँ पे ह्यूमन लाइफ की स्टेजेस दी गई है। जो ह्यूमन लाइफ की स्टेजेस है इसको डिफरेंट डिफरेंट भाग में बांटा गया है। सबसे पहला स्टेज होता है इन्फेंसी का। दूसरा स्टेज होता है चाइल्डहुड का। तीसरा स्टेज होता है एडोलिसेंस का। चौथा स्टेज होता है एडल्टहुड का। और पांचवा स्टेज होता है ओल्ड एज का। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में एडोलिसेंस पीरियड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब आगे यहाँ पे दिया गया है चेंजेस फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड। देखो, हमने यहाँ पर अभी पढ़ा कि ह्यूमन लाइफ इन स्टेजेस में डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहला स्टेज होता है इन्फेंसी और सबसे लास्ट स्टेज होता है ओल्ड एज। तो इन्फेंसी से लेकर एडल्टहुड तक में हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेज होते हैं वही अब आगे हम यहाँ पे पढ़ने हैं। आगे है फ्रॉम बर्थ टू अबाउट 10 to 12 ईयर्स। जन्म से लेकर 10-12 साल तक में क्या क्या चेंजेस हमारे बॉडी में होते हैं। तो इनमें जो सबसे मेन चेंज होता है वो होता है हाइट और वेट का बढ़ना। आगे है आफ्टर 10 to 12 ईयर्स, मतलब 10-12 साल के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो नए चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि यहाँ से जो एडोलिसेंस होती है ये शुरू हो जाता है। एडोलिसेंस एज यूजुअली 10 to 19 ईयर्स। जो एडोलिसेंस की एज होती है वो लगभग 10 से 19 साल तक का होता है। दिस इज़ ए टाइम ऑफ फास्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये एक टाइम होता है जब ग्रोथ और डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। द बॉडी गेट्स रेडी टू बिकम एन एडल्ट। इस समय जो हमारी बॉडी होती है वो एडल्ट के लिए रेडी हो रही होती है। अब आगे दिया गया है टाइप्स ऑफ चेंजेस ड्यूरिंग ग्रोथ। तो जब ग्रोथ होती है तो किस टाइप के चेंजेज होते हैं। तो ये 3 टाइप के चेंज होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज, जिसमें तुम्हारे बॉडी का शेप, हाइट या फिर वॉइस चेंज होता है। दूसरा होता है इमोशनल चेंज, इसमें तुम्हारे बॉडी में नई नई फीलिंग्स या फिर जो मूड होगा वो स्विंग होते रहता है। तीसरा होता है बिहेवियरल चेंज। इसमें क्या होता है तुम्हारी सोचने समझने की जो क्षमता होती है उनमें बदलाव आता है और तुम अलग तरीके से चीज़ों को एक्ट करते हो। अब आगे है सम चेंजेस आर क्लियरली विजिबल। कुछ चेंजेस जो हमारे बॉडी में होते हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं, जैसे कि
दाढ़ी या फिर मूंछ का आना। सम चेंजेस आर इंटरनल एंड नॉट ईजिली सीन, और कुछ चेंजेस इंटरनल होते हैं जो कि ईजिली नहीं देख सकते हैं। अब आगे दिया गया है डिफाइन एडोलिसेंस। तो एडोलिसेंस होता क्या है? तो एडोलिसेंस इज द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। एडोलिसेंस एक स्टेज होता है डेवलपमेंट का बिटवीन चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच में। इट यूजुअली स्टार्ट्स अराउंड 10 ईयर्स ऑफ एज, या 10 साल की एज में यूजुअली स्टार्ट हो जाता है और ये 19 ईयर्स तक चलता है। क्वेश्चन है व्हाई इज एडोलिसेंस इंपॉर्टेंट? एडोलिसेंस इंपॉर्टेंट क्यों होता है? तो एडोलिसेंस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ड्यूरिंग दिस स्टेज द बॉडी एंड माइंड प्रिपेयर फॉर एडल्टहुड। एडोलिसेंस इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस दौरान इस स्टेज में जो बॉडी और माइंड होता है ये एडल्टहुड के लिए प्रिपेयर हो रहा होता है, यानी बन रहा होता है थ्रू रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट के थ्रू, मतलब रैपिड ग्रोथ, तेजी से ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। आगे है चेंजेस ड्यूरिंग एडोलिसेंस। अब एडोलिसेंस के दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं? तो सबसे पहले है इंक्रीज इन हाइट। हाइट का इंक्रीज होता है। ग्रोथ इन हाइट ऑकर्स कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम बर्थ। जन्म के बाद से ही, जैसे ही जन्म होता है उसके बाद से ही हाइट की ग्रोथ लगातार होते रहती है। बिकम्स मोर नोटिसेबल ड्यूरिंग एडोलिसेंस, और जैसे ही एडोलिसेंस पीरियड में हम पहुंचते हैं तो ये ज़्यादा नोटिसेबल होता है। बढ़ती तो लगातार है लेकिन एडोलिसेंस पीरियड में ये ज़्यादा नोटिसेबल होता है। आगे है चेंजेस इन बॉडी स्ट्रक्चर। अब बॉडी स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस होते हैं? तो बॉयज़ में कैसा चेंजेस होता है बॉडी स्ट्रक्चर में? तो इंक्रीज इन हाइट एंड वेट। बॉयज़ की जो हाइट या फिर वेट होती है इस दौरान बढ़ने लगती है। ब्रॉडर शोल्डर्स एंड वाइडर चेस्ट। जो शोल्डर्स है ये ज़्यादा ब्रॉडर होने लगते हैं और चेस्ट चौड़ी होने लगती है। गर्ल्स में क्या चेंज हो जाते हैं? तो गर्ल्स की भी जो हाइट और वेट है वो बढ़ती है। एंड डेवलपमेंट और ब्रेस्ट की भी डेवलपमेंट गर्ल्स में होने लगती है। अब आगे फिर यहाँ दिया गया है चेंजेज इन वॉइस, यानी आवाज़ में कैसा चेंजेज होता है। तो वॉइस में क्या होता है कि जो आवाज़ होती है वो हॉर्स होने लगती है, यानी कि आवाज़ में थोड़ा सा भारीपन आता है या आवाज़ फटने लगती है। ग्रोथ ऑफ द वॉइस बॉक्स फॉर्म्स द एडम्स एप्पल। तो वॉइस बॉक्स, गले में एक वॉइस बॉक्स होता है, उसकी भी ग्रोथ होने लगती है जिसके वजह से एडम्स एप्पल फॉर्म होता है। गर्ल्स में क्या होता है? द वॉइस बॉक्स ऑल्सो ग्रोज। गर्ल्स में भी वॉइस बॉक्स ग्रोज होते हैं एडोलेसेंट गर्ल्स में, बट इट इज़ नॉट एज बिग एज इन द बॉयज़। लेकिन बॉयज़ में जितने बड़े ये हो जाते हैं वॉइस बॉक्स उतने गर्ल्स में नहीं हो पाते। लीडिंग टू ओनली स्लाइट चेंजेस इन वॉइस। इस वजह से गर्ल्स में बहुत कम चेंजेस वॉइस में होता है। आगे है अपीयरेंस ऑफ हेयर इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, यानी डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में हेयर आने लगेंगे। हेयर ग्रोथ इन आर्म पिट्स, जैसे आर्म पिट्स है या फिर प्यूबिक रीजन्स है। फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स इन दोनों के आर्म पिट्स या फिर प्यूबिक रीजन में हेयर ग्रोथ होने लगता है। प्यूबिक रीजन का मतलब होता है जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहाँ पर भी तुम्हारे हेयर आने लगते हैं। बॉयज़ में क्या होता है? डेवलप फेशियल हेयर। अब जैसे बॉयज़ में क्या होगा कि उनकी मूछें या फिर दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है। अब आगे फिर यहाँ पर दिया गया है चेंजेज इन फेशियल स्किन। फेशियल स्किन में क्या क्या चेंजेज आते हैं, मतलब हमारे फेस की स्किन में क्या क्या चेंजेज आते हैं। तो दिया गया है एट दिस एज द ऑयल ग्लैंड्स अंडर द स्किन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर ऑयल। इस एज में क्या होता है, मतलब एडोलेसेंस एज में क्या होता है कि जो ऑयल की ग्लैंड्स होती है हमारे स्किन में तो वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। वेन द ऑयल ब्लॉक्स द पोर्स, तो जो ये ऑयल होती है ये हमारे स्किन में जो पोर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देती है, जिसके वजह से रेड पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं और इस कंडीशन को एक्ने भी बोला जाता है। इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल एंड हैपन टू ऑलमोस्ट ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स। ये कम्प्लीटली नॉर्मल होता है और ये लगभग सभी बॉयज़ और गर्ल्स में हमें देखने को मिलता है। इफ़ द फेस इज़ नॉट प्रॉपरली क्लीन, अगर फेस को प्रॉपरली तुम क्लीन नहीं करते हो, और इफ़ पिंपल्स आर टच्ड, या फिर तुम पिंपल्स को टच करते हो या फिर उसको प्रेस करते हो तो इट कैन लीड टू इन्फेक्शन, तो तुम्हें इन्फेक्शन भी हो सकती है। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? तो दे आर फिजिकल चेंज दैट ऑकर ड्यूरिंग एडोलेसेंस। ये एक फिजिकल चेंज होता है जो कि एडोलेसेंस के दौरान ही होता है।
विच हेल्प टू डिस्टिंग्विश मेल फ्रॉम फीमेल्स, जिससे कि पता चल पाता है कि मेल्स कौन है और फीमेल कौन है। तो मेल और फीमेल के बीच में अंतर लाने के लिए ये एडोलेसेंस दौरान एक फिजिकल चेंजेस होता है, बट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, लेकिन ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन के साथ इन्वॉल्व नहीं होता है। अब आगे फिर यहाँ पर पुबर्टी के बारे में दिया गया है। पुबर्टी क्या होता है? तो पुबर्टी इज अ स्टेज व्हेन द बॉडी स्टार्ट चेंजिंग फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। पुबर्टी एक स्टेज होता है जब बॉडी स्टार्ट करता है चेंजिंग होना चाइल्डहुड से एडल्टहुड के लिए। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम क्या होता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स गो थ्रू मैनी एक्सटर्नल एंड इंटरनल चेंजेस। इस दौरान बॉयज़ और गर्ल्स में बहुत सारे एक्सटर्नल और इंटरनल चेंजेस भी होते हैं। दीज चेंजेस प्रिपेयर द बॉडी फॉर रिप्रोडक्शन। ये चेंजेस बॉडी को बनाते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट अब आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में दिया गया है, जो कि होता है गर्ल्स में। ए की इंटरनल चेंज इन गर्ल्स इज़ द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक जो की इंटरनल चेंज होता है गर्ल्स में, वो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरू होना, जिसको पीरियड्स भी बोला जाता है। इट यूजुअली हैपेंस एवरी 28 टू 30 डेज। ये हर 28 से 30 डेज में होते जाएगा, मतलब 28 टू 30 डेज के बाद ये फिर से रिपीट होता है, ये रिपीट होते रहेगा। बट इट कैन रेंज फ्रॉम 21 टू 35 डेज इन हेल्दी गर्ल्स। जो हेल्दी गर्ल्स होती हैं तो इनमें हो सकता है कि जो 28 टू 30 डेज़ के बाद रिपीट हो रहा हो, ये 21 टू 35 डेज़ में ये रिपीट हो। तो इसकी जो रेंज है ये हेल्दी गर्ल्स में चेंज भी हो सकती है। नेक्स्ट अब आगे दिया गया है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? तो द फेज व्हेन ब्लड इज डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। ये एक फेज होता है जब बॉडी से ब्लड डिस्चार्ज होता है, यानी बॉडी से ब्लड बाहर जाता है। ये गर्ल्स में ही होता है। इट यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 डेज। ये आमतौर पे 3 से 7 दिन तक होता है, यानी 3 से 7 दिन तक गर्ल्स में ब्लड बाहर जाता है प्राइवेट पार्ट से। सम गर्ल्स में फील पेन, कुछ गर्ल्स को पेन भी हो सकता है, और डिस्कम्फर्ट इन द लोअर एब्डोमेन, और उनको लोअर एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट फील भी हो सकता है इस समय। ठीक है, आगे है इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या इंपॉर्टेंस है? तो इट इज़ अ नेचुरल एंड हेल्दी प्रोसेस। पहली चीज़ तो ये एक नेचुरल और हेल्दी प्रोसेस होता है, तो डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अ साइन ऑफ गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन गर्ल्स। ये एक अच्छा साइन होता है अच्छी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का गर्ल्स में। आगे है मेंस्ट्रुएशन यूजुअली स्टॉप्स नेचुरली बिटवीन द एजेस ऑफ 45 टू 55। जो मेंस्ट्रुएशन होती है ये यूजुअली 45 से 55 एज के बीच में ये नेचुरली रुक जाती है। दिस मार्क्स द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव एबिलिटी इन वुमेन्स लाइफ। ये एक तरह का मार्क होता है वुमेन्स लाइफ में, जिससे कि ये पता चलता है कि जो अब रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है वो अब ख़त्म हो गई है। इस स्टेज को मेनोपॉज भी कहते हैं। हालांकि ये किताब में मेंशन नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ पर मेनोपॉज के बारे में भी बता दिया है। अब हमारे बुक में एक टेबल 6.3 है, जिसमें यहाँ पर कुछ फूड सोर्सेज दिए गए हैं। इन फूड सोर्सेज से कौन सा न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो यहाँ पर दिया गया है, और ये न्यूट्रिएंट्स क्या फंक्शन करते हैं वो यहाँ पर दिया गया है। तो एक एक करके हम इनको भी समझ लेते हैं। जैसे मिल्क, मिलेट्स, कर्ड, चीज़, पनीर, इन सब फूड सोर्सेज से हमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स मिलता है? तो इनसे हमें कैल्शियम, प्रोटीन्स, फैट्स और विटामिन्स, ये सब सारे न्यूट्रिएंट्स इससे मिलते हैं। और इन न्यूट्रिएंट्स का क्या फंक्शन होता है? जैसे कैल्शियम, प्रोटीन, फैट, ये क्या काम करते हैं? तो ये क्या काम करते हैं? तो टू हेल्प ऑप्टिमल बोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये बोन को ग्रोथ करते हैं, बोन को बढ़ाते हैं और डेवलप करते हैं। दूसरा फूड सोर्सेज है जैसे पल्सेज, एग्स, मीट, फिश। ये फूड सोर्सेज क्या करते हैं? ये हमें प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। इनसे हमें प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों मिलता है। ठीक है, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन है? तो टू हेल्प प्रॉपर ग्रोथ, ये हमारे प्रॉपर ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। गेन स्ट्रेंथ को, ताकत को बढ़ाता है। एंड इम्प्रूव लेवल्स ऑफ एनर्जी एंड स्टेमिना, और एनर्जी और स्टेमिना के लेवल्स को भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बढ़ाते हैं। फिर आगे है स्पिनैक, किडनी बीन्स एंड ड्राइड फ्रूट्स, जैसे कि रेजिन्स एंड फिग्स।
तो ये फूड सोर्सेज में कौन सा न्यूट्रिएंट्स होता है, इनमें आयरन और कैल्शियम होता है। आयरन और कैल्शियम क्या हेल्प करता है, मतलब किस क्या काम करता है, तो टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं। अब आगे यहाँ दिया गया है एडोलिसेंट्स स्पेशली गर्ल्स में समटाइम्स सफ़र फ्रॉम ब्लड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स। जो एडोलिसेंट्स होते हैं स्पेशली जो गर्ल्स होती हैं वो कभी कभी ब्लड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम से भी सफ़र करती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें आयरन या फिर विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तो मैंने जैसे पीछे भी बताया कि अगर किसी को ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो उनको आयरन जिन जिन फ्रूट्स में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है वो फ्रूट्स खाना चाहिए, या फिर विटामिन B12 जिसमें पाया जाता हो वो खाना चाहिए। ठीक है। अब आगे फिर दिया गया है पर्सनल हाइजीन ड्यूरिंग एडोलिसेंस, यानी एडोलिसेंस के दौरान पर्सनल हाइजीन हम कैसे मेंटेन रखते हैं। तो कीपिंग द आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन क्लीन, जो आर्मपिट्स या फिर प्यूबिक रीजन होता है यानी जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनको क्लीन रखना चाहिए ताकि किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शंस ना हो। अब आगे क्वेश्चन दिया गया है हाउ टू मेंटेन मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को कैसे मेंटेन रखा जा सकता है। तो कुछ तरीके दिए गए हैं, जैसे पहला है सैनिटरी पैड्स। दीज आर डिस्पोजल पैड्स, ये एक तरह का डिस्पोजल पैड होता है स्पेशली मेड टू एब्जॉर्ब मेंस्ट्रुअल ब्लड, इसको ऐसा बनाया जाता है ताकि मेंस्ट्रुअल ब्लड को एब्जॉर्ब कर सके। दे आर इजी टू यूज़, इनका यूज़ करना बहुत आसान होता है और कॉमनली हर जगह अवेलेबल भी होता है। दूसरा है रीयूजेबल क्लॉथ पैड्स, तो दीज आर वॉशेबल पैड्स मेड ऑफ सॉफ्ट क्लॉथ, ये एक वॉशेबल पैड्स होता है, मतलब इसको वॉश भी तुम कर सकते हो, ये सॉफ्ट होता है। दे कैन बी क्लीन एंड यूज्ड अगेन, इसको साफ करके दोबारा भी तुम यूज़ कर सकते हो। अब आगे यहाँ दिया गया है गवर्नमेंट एंड सोशल सपोर्ट्स इन मेंस्ट्रुअल हाइजीन, गवर्नमेंट और सोशल सपोर्ट कैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन में कर सकती है। तो गवर्नमेंट प्रोवाइड सैनिटरी पैड्स फ्री और एट लो कॉस्ट टू सपोर्ट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, तो गवर्नमेंट सैनिटरी पैड्स को या तो फ्री कर दे या फिर बहुत कम प्राइस रखे जिससे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन में हेल्प मिल सके या सपोर्ट कर सके। स्कूल्स एंड पब्लिक प्लेसेस शुड हैव नेसेसरी फैसिलिटीज़ फॉर गर्ल्स, स्कूल या फिर पब्लिक प्लेसेस में गर्ल्स के लिए फैसिलिटीज़ ज़रूर ही रखनी चाहिए। सोसाइटी मस्ट वर्क टू, सोसाइटी को भी इन चीज़ों पे वर्क करना चाहिए यानी काम करना चाहिए, जैसे रिमूव स्टिग्मा अराउंड सैनिटरी पैड्स, सैनिटरी पैड्स को लेके जो भी स्टिग्मा है यानी जो शर्म होती है इसको ख़त्म कर देना चाहिए। दूसरा कि प्रमोट मेंस्ट्रुअल हाइजीन ओपनली, सोसाइटी को मेंस्ट्रुअल हाइजीन को ओपनली प्रमोट करना चाहिए। अब आगे यहाँ दिया गया है डिस्पोजल ऑफ यूज्ड सैनिटरी पैड्स, जो सैनिटरी पैड्स गर्ल्स यूज़ करती हैं उनको कैसे डिस्पोज करना चाहिए। तो रैप यूज्ड पैड्स इन न्यूज़पेपर, जो भी पैड्स वो यूज़ करें उनको न्यूज़पेपर में रैप कर लेना चाहिए एंड थ्रो दैम इन अ डस्टबिन, और डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इम्पॉर्टेंट फॉर, प्रॉपर डिस्पोजल इम्पॉर्टेंट है ताकि कम्युनिटी हेल्थ अच्छी रहे और इन्वायरमेंट साफ रहे। नेक्स्ट अब आगे दिया गया है फिजिकल एक्टिविटीज़, तो दिया गया है रेगुलर एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एडोलिसेंस, रेगुलर एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटीज़ भी एडोलिसेंस के दौरान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक्टिविटीज़ विल कीप योर बॉडी एंड माइंड फिट, जो एक्टिविटीज़ होती है इससे तुम्हारी बॉडी और माइंड फिट होती है और हेल्दी रहती हैं। बिल्ड अप योर स्टेमिना एंड बूस्ट योर मूड, इससे तुम्हारी स्टेमिना भी बिल्ड होती है और तुम्हारा मूड भी बूस्ट होता है। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी भी देख सकते हो, इस तरह की एक्टिविटी तुम्हें भी करनी चाहिए। अब आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन है व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल इन सोसाइटी, सोसाइटी में हमें पोलाइट और रिस्पेक्टफुल रहना क्यों ज़रूरी है। तो बीइंग पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल हेल्प्स क्रिएट अ सेफ पॉजिटिव एंड फ्रेंडली इन्वायरमेंट, अगर हम पोलाइट और रिस्पेक्टफुल रहते हैं तो इससे सेफ पॉजिटिव और फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट होती है। इट ऑल्सो प्रोमोट्स गुड रिलेशनशिप, इससे रिलेशनशिप भी अच्छी बनी रहती है। अगला एक और क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ कैन सोशल मीडिया बी यूज्ड पॉजिटिवली बाय एडोलिसेंट्स, जो एडोलिसेंट्स होते हैं इनको सोशल मीडिया को कैसे पॉजिटिवली यूज्ड करना चाहिए, कैसे वो कर सकते हैं पॉजिटिवली यूज्ड। तो दिया गया है एडोलिसेंट्स कैन यूज सोशल मीडिया पॉजिटिवली बाय यूजिंग इट टू गेन इंफॉर्मेशन गेन करके, कम्युनिकेट रिस्पेक्टिवली
कम्युनिकेट करके एंड शेयर यूजफुल कंटेंट और यूजफुल कंटेंट शेयर करके, while avoiding misuse and seeking guidance from elders or teachers when needed। मतलब कि किसी तरह का कोई मिसयूज़ ना करे और जो भी टीचर्स या फिर उनसे बड़े जो भी उनको गाइड करे उनके अनुसार ही वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे। अब आगे यहाँ पर एक टेबल 6.4 दिया गया है जिसमें यहाँ पर क्या तुम्हें करना चाहिए और क्या तुम्हें नहीं करना चाहिए वो दिया गया है। जैसे कुछ करना चाहिए क्या क्या, तो बी रिस्पेक्टफुल एंड काइंड, हमें रिस्पेक्टफुल और काइंड रहना चाहिए। थिंक बिफोर पोस्टिंग, कोई चीज़ अगर तुम सोशल मीडिया में पोस्ट करो तो उससे पहले एक बार सोच लेना चाहिए। और प्रोटेक्ट प्राइवेसी, प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं करना है, तो डू नॉट शेयर पर्सनल फोटोज़ विथ स्ट्रेंजर्स और वर्चुअल फ्रेंड्स। तो कोई भी पर्सनल फ़ोटो किसी स्ट्रेंजर्स या फिर वर्चुअल फ्रेंड्स को शेयर नहीं करना चाहिए। डू नॉट पोस्ट फॉल्स इन्फॉर्मेशन, कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन तुम्हें पोस्ट नहीं करनी चाहिए। डू नॉट शेयर पासवर्ड्स और पर्सनल डिटेल्स ऑनलाइन, कोई भी तुम्हें पासवर्ड या फिर पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट अब आगे दिया गया है व्हाट इज सब्सटेंस एब्यूज़। सब्सटेंस एब्यूज़ क्या होता है, तो सम पीपल लाइक फ्रेंड्स और अदर्स, कुछ लोग तुम्हारे वो फ्रेंड्स या दूसरे कोई भी हो सकते हैं, मे ट्राई टू कन्विंस और प्रेशर यू टू टेक हार्मफुल सब्सटेंसेज। हो सकता है वो तुमको कन्विंस करे या फिर प्रेशर भी तुम पर दे सकते हैं कि कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेज को ना तुम टेस्ट करो, जैसे कि टोबैको का, गुटखा, सिगरेट्स, अल्कोहल या फिर ड्रग्स का। दे हार्म बोथ द बॉडी एंड द ब्रेन, तो ये सब जो होते हैं ना ये तुम्हारी बॉडी को तो हार्म करते ही हैं, साथ ही साथ तुम्हारे ब्रेन को भी हार्म करते हैं। इट कैन लीड टू एडिक्शन, इससे तुम्हें एडिक्शन लग सकती है, किसी चीज़ की आदत पड़ सकती है। इट मे काउज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, इससे तुम्हें सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकता है, जैसे कि ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, सांस लेने में तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, तुम्हारी मेमोरी कमज़ोर हो सकती है या फिर तुम्हारे लंग डैमेज हो सकते हैं। तो दिया गया है व्हाट शुड वी डू, फिर हमें क्या करना चाहिए, तो ऑलवेज लर्न टू से नो, हमेशा हमें नो बोलना चाहिए अगर तुम्हें कोई इस तरह से फोर्स करे करने के लिए। तो टॉक टू योर पेरेंट्स, और कोई अगर बोले तो अपने पेरेंट्स, टीचर्स या फिर काउंसलर को तुम्हें बतानी चाहिए। मेक हेल्दी चॉइसेस, तुम्हें हेल्दी चॉइस करनी चाहिए, जैसे तुम्हें हर दिन योगा करनी चाहिए, फ्रेंड्स के साथ गेम्स खेलने चाहिए, स्टेइंग विथ गुड फ्रेंड्स, और अच्छे फ्रेंड्स के साथ तुम्हें रहना चाहिए। फिर आगे है इफ़ समवन बिकम्स एडिक्टेड, अच्छा अगर किसी को एडिक्ट हो गया किसी चीज़ में, अगर किसी चीज़ का किसी को अगर लत लग गया है तो फिर क्या करना चाहिए, तो दे शुड सीक हेल्प फ्रॉम अ डॉक्टर एंड फैमिली, तो डॉक्टर और फैमिली से उसकी हेल्प करवानी चाहिए। एक लास्ट फिर आगे दिया गया है व्हाट आर हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स क्या होते हैं, तो हॉर्मोन्स आर केमिकल प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी, हमारे बॉडी में एक तरह का केमिकल है जो कि वो प्रोड्यूस्ड होता है, उसको हम हॉर्मोन्स कहते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग चेंजेस ड्यूरिंग पुबर्टी, तो पुबर्टी के दौरान हमारे बॉडी में जो भी चेंजेस होता है उसके लिए ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बस ये चैप्टर यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है, बाकी नेक्स्ट चैप्टर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। थैंक यू, बाय बाय।